अनदर डे अनदर शो और डिस्कशन होगी जनाब। द टाइम इज टिकिंग, इट इज द काउंट डाउन टाइम, बिकॉज बस आज रात 12 बजे तक मौका है। जिस बोर्ड ने अपनी टीम को तब्दील करना है बगैर किसी क्वेश्चंस आस्क तब्दील कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि आज के बाद स्क्वाड तब्दील करने के लिए एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, टेक्निकल कमेटी इन्वॉल्व हो जाएगी एंड व्हाट नॉट। सो द टाइम इज टिकिंग, जस्ट फ्यू मोर आवर्स लेफ्ट। चेंजेस करनी है तो कर लीजिए। ये जोर जोर से मैं इस वजह से कह रही हूँ कि शायद हमारे सिलेक्टर्स भी कुछ सुन लें, तो इस हवाले से डिस्कशन होगी कि चेंजेस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और दूसरे मुल्कों में क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या फोर्स चेंज इंडिया की तरफ से होगा बुमराह को लेकर, ये सारी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल आज नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह भी हो जाना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके लिए भी भरपूर किस्म से अंदाज से तैयारियां कर रखी हैं। फिर आकिफ जावेद पाकिस्तान की टीम में शामिल हो सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि अभी तक की जो इत्तलात है उनको शामिल कर लिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से। अपनी सैफरी की सीरीज़ के जो बाकी मानदा मैचेज़ हैं उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने फिर साथ ही साथ क्या पाकिस्तान हारिस रऊफ़ की जगह पर आकिफ जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल करता है या नहीं करता है, ये एक अलग बहस है। और पाकिस्तान के लिए ये जो मैचेस हैं ट्राई नेशन सीरीज़ के, ये किस हद तक कुछ थॉट्स को क्लियर कर सकते हैं, ये वो तमाम चीज़ें जिन पर गुफ्तगू रहेगी। इंटरनेशनल क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। क्या हालात है मुजाहिद साहब? हालात यार ये बड़ा एक स्ट्रेंज डिसीजन है कि आकिब को टीम में लेके आ गए। मेरा ख्याल उसने बांग्लादेश लीग में कुछ परफॉर्म किया है जिसकी वजह से पहले उन हालात से पहले ज़रा 8 फरवरी सैटरडे उस वक्त क्या हालात थे, वहाँ से लेके अब तक अभी तक क्या हालात हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि जितना शोर शराबा सैम को लेके किया जा रहा है और एक प्लेयर पे जो कि अभी क्या कहते हैं प्रोग्रेस की तरफ जा रहा था और इतना ओवरलोड कर दिया उसको कि उसकी वजह से पूरी टीम डिस्टर्ब हो गई, आपका ओपनिंग स्लॉट डिस्टर्ब हो गया, आपकी सिलेक्शन कमेटी का म्यार नीचे आ गया। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये सैम यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो सूरत हाल आपने देखी कि जिस तरह हारिस रऊफ़ के साथ पिछले मैच में वो अनफिट हुआ और जिस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं पोस्ट पेड में, जो रिजवान ने जिस तरह की डिस्कशन की, डजंट मेक एनी सेंस। देखें आप एक प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल किसी वक्त किसी जगह पे भी वो हर वक्त रेडी होता है कि जिस तरह का उसे रोल दिया जाए उसको ग्रेसफुली और विद सक्सेस उसको इम्प्लीमेंट करे और उसका बेहतर से बेहतर रिजल्ट अपनी टीम को दे सके। बट मुजाहिद साहब साइम की आप बात कर रहे हैं, साइम मतलब ऐसा क्या हुआ, एक लड़का जो है वो अभी आया और आके 9 ODIs खेले उसने पाकिस्तान के लिए, एंड उसके बाद से पूरी पाकिस्तान क्रिकेट का बोझ साइम अयूब के कंधों पे है। साइम नहीं है, साइम नहीं है, साइम नहीं है, वो हमें ये यूटिलिटी प्ले करता था, ये यूटिलिटी देता था। देखें ये तो एक प्लस पॉइंट था कि अब वो एक मैच्योरिटी की तरफ जा रहा था। जिस तरह उसने सेकंड ODI में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, देखिए आप सेंचुरियाँ करते हैं, आप परफॉर्म भी करते हैं, इसलिए आप टीम में है ना, लेकिन जिस मैच्योरिटी के साथ 4 विकेट्स गिरे हुए उसके बाद अपने जो प्लेइंग स्टाइल था उसको चेंज करते हुए टीम के लिए खड़ा होकर वहाँ पे 100 किया और फिनिशिंग लाइन तक पाकिस्तान टीम को लेके गया, ये वो मैच्योरिटी थी जिसकी वजह से सिलेक्शन कमेटी या कोच या कोई भी कप्तान उसके लिए इतना बेताबला हो रहा था कि अगर ये टीम में ना हुआ तो पाकिस्तान का जो पहले 10 ओवर वाली एक सिचुएशन होती है कि आपने उठा के मारना है, हर तरह का शॉट मारना है। जिस तरह हम इंडिया की अगर मिसाल देंगे, उनका जो प्लेइंग स्टाइल है वो पहले 10 ओवर में दूसरी टीम को आउट ऑफ क्लास कर देते हैं, डोमिनेट इतना करते हैं कि दूसरी टीम बैकफुट पे जाने पे मजबूर हो जाती। तो ये वो एबिलिटी थी सैम में जो सबको नज़र आ रही थी, यहाँ पे ज़रा सिलेक्शन कमेटी को ज़्यादा नज़र आ रही है, इसलिए कि उनको बिफोर टाइम अपनी हार जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको वो एक्सक्यूज़ पेश करने आफ्टर लूजिंग अ बिग गेम्स, तो ये उन चीज़ों की तैयारी हो रही है बिफोर टाइम जिन चीज़ों को आपने आगे जाके फेस करना है। अच्छा मुझे सिर्फ 44 के करीब उनके इंटरनेशनल मैचेस हैं, जिसमें उनके 27 मेरा ख्याल है कि वो T20 मैचेस हैं, 9 उनके वनडे मैचेस हैं, 8 टेस्ट मैचेस हैं। तो जब आप 44-45 इंटरनेशनल मैचेस के बाद किसी भी खिलाड़ी की सिलेक्शन के हवाले से बात करें, जैसे आपने कहा कि ओवरलोडेड उनके ऊपर हो गए हैं,
तो इसका मतलब ये है कि ये एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, साइम अनफिट हो गया इस वजह से, या फिर जब आप 40-45 मैचेस इंटरनेशनल मैचेस का तजुर्बा रखते हैं तो कम से कम आप अपने आप को कहीं ना कहीं किसी जगह पर तो खड़े कर चुके होते हैं इतने मैचेस में। बिल्कुल, ये बड़ी टेक्निकल बात की आप जी आपने। ये बेसिकली आप सिचुएशनों को देखते हैं और फिर उसको एज ए कोच एज ए कैप्टन उसको फिगर आउट करते हैं कि कहाँ पे ये अब बेहतर हो रहा है। तो बेहतरी की तरफ तो वो रैपिडली जा रहा था, उसकी स्किल में तो कभी हमें डाउट था ही नहीं। और ख़ास तौर पे जब बड़ा डाउट था शुरू में, लोगों को बड़ा डाउट था, जिस तरह अगर इसको अटैच करते हैं वीवर रिचर्ड के साथ, तो उनके भी पहले 3 मैचों में 0 थे। रिकी पॉन्टिंग ने कोई परफॉर्म नहीं किया था, उनके सही दरवन ने पहले 3 मैचों में 0 किया था, लेकिन पेयर था उनका तो पहले टेस्ट मैच में। हमें स्किल पे कभी डाउट नहीं था, डाउट था उसकी मेंटल अप्रोच पे, उनकी मेंटल टफनेस पे। जो जैसे जैसे वो इम्प्रूव करता रहा, हमारा उस पर ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो गया। और ख़ास तौर पे जब वो अगर उसकी फील्डिंग स्टाइल देखे, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पूरा मीट करता है। और जब आप 5 से 10 ओवर किसी भी कप्तान को किसी भी सिचुएशन में डिलीवर कर सकते हो, तो आप पे कप्तान तो फिर भारी सदके जाएगा। और यही वो चीज़ें इन्हेंस हो रही थी जिसकी वजह से हम आज इतना हाईली रेट कर रहे हैं सैम अयूब को, कि वाकई कोई भी कोच, कप्तान, सिलेक्टर, इवन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको हर जगह पे हाईलाइट इसलिए करेगा क्योंकि उसके बगैर अगर आपने बुरा परफॉर्म कर दिया तो लोड सारे का सारा बोझ उसी पे डाल देंगे आप। जाहिर सी बात, बिल्कुल। आपको अच्छा, आकिफ भी शायद मिल जाता है। आकिफ का जो मामला है हारिस की जगह पर, तो अपनी जो जैसे 8 फरवरी का अभी जब हम शुरू होते हैं इस सीरीज़ में, जो ट्राई नेशन सीरीज़ शुरू हुई है, पाकिस्तान की पेस अटैक के साथ क्या मसला आपके ख्याल अभी तक क्यों है? वो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया फेवरेबल कंडीशंस थी, लेकिन अगर हम इस खित्ते में जहाँ पर हम इस वक्त खेल रहे हैं, पाकिस्तान में खेल लें, इंडिया में खेल लें, श्रीलंका में खेल लें, तो यहाँ पर तो एक ही जैसा काम नज़र आता है फास्ट बॉलर का कि रन्स उनको हो रहे हैं मुसलसल। यार देखो, रन्स रुकेंगे नहीं, ये मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी का मेयार या सिलेक्शन जो आपने सिनेरियो क्रिएट किया या जिस तरह की टीम सिलेक्शन के साथ साथ कम्बिनेशन बनाया, वो टोटली आउट ऑफ सेंस है। कुछ समझ नहीं आ रही कि आया आपने किस बेस पे टोटली कैलकुलेटर्स आने हैं, ICCA के पिच्चें उन्होंने अपनी मर्ज़ी की बनानी है। और आप किस तरह सोच सकते हैं कि आपके पास अगर फास्ट बॉलिंग स्लॉट ज़्यादा है और आपके पास स्पिनर्स है नहीं, और ऑब्वियसली जो क्राउड है वो इंटरटेन होने आता है, और हर कोई भी बड़ा इवेंट होता है उसमें ज़्यादा बैटिंग को फेवर मिलती है। ये चीज़ें सिलेक्शन कमेटी को पहले बिफोर टाइम सोचनी चाहिए थी कि हमें यहाँ पे एक ऐसा स्पिनर चाहिए जो किसी भी कोई अगर हेड जैसा प्लेयर आते डोमिनेट करता है, या रोहित शर्मा जैसा प्लेयर जैसे कल उसने आगे डोमिनेट किया है इंग्लैंड को, अगर इस तरह के प्लेयर आगे डोमिनेट करते तो आया उनका मोमेंटम ब्रेक करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? वो खुशदिल शाह तो नहीं है, वो आपके पास आगा सलमान तो नहीं है, आपके पास एक ऐसा बॉलर होना चाहिए था जो एक सडन रेपुटेशन कैरी कर रहा होता, जो कि आप नुमान की शक्ल में कह सकते थे। एक तो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, और थोड़ा सा पड़ के बॉल बॉडी से दूर जाता है, बैट्समैन की फोर्स भी कम हो जाती है। ये वो प्लसेस थे, और टेस्ट क्रिकेट में इतनी रैपिडली नंबर 5 पे आया है कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में इतनी जल्दी 5 में नंबर पे उनका जो है वो ना आया हो। तो वो जो रेपुटेशन या उनकी जो थ्रेट था उसको कहीं ना कहीं कैच जरूर करना चाहिए था, क्योंकि एक तो इनफॉर्म थे, मतलब फॉर्म इस्तेमाल करनी चाहिए थी। देखिए, मैं एक दफ़ा इंतजाम के घर बैठा हुआ तो सिलेक्शन हो रही थी इंग्लैंड टूर पे, तो मैंने वो थोड़ा सा खफा था शुएब अख्तर से, तो मैंने कहा यार इसको टीम में डाल लो, खिलाओ मत। कहते उससे क्या फ़ायदा होगा? मैंने कहा जब वो वहाँ पे लैंड करोगे ना तो पिचें बैटिंग फेवरेबल होंगी। तो वो उसको समझ आई, उसने उस टूर पे उसको रखा। ज़ाहिर है जब आप अपोजिशन जब आपके देखते कि आपके बेंच पे कौन बैठे बॉलर्स हैं, आपकी टीम के साथ कौन इस वक्त टूर पे है, तो सामने रखते हुए उसी तरह की पिचें बनाते। ये नहीं होता कि अगर शुएब और मोहम्मद जाहिद या वसीम अकरम एक टीम में हो तो आपको वो बड़ी घास वाली पिचें नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सिलेक्शन कमेटी को हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए कि हम कहाँ खेल रहे हैं। अगर हमें 3 विकेट्स में थोड़ी सी भी विथ मिले, अगर लाइन चेंज हो जाए तो वो अगले बैट्समैन नहीं छोड़ते। तो इतनी कंटिन्यूटली या इतनी रिपीटेबल एक लेंथ पे हमारे बॉलर में वो एबिलिटी नहीं है,
कि वो एक जगह पे बॉल कर सके, कंसिस्टेंटली एक ही जगह पर कर सके। और आपने 3 विकेट पे बॉल करने, हिट कर, आपने विकेट कीपर को यहाँ पे हिट नहीं करना होता, आपने स्टंप को हिट करना होता है। आपकी जो लेंथ है उस पर वेरिएशन आ जानी चाहिए। ये सोचना काम है सिलेक्शन कमेटी का, ये सोचना काम है कप्तान का, और ये काम है सोचना जो भी आपके लेफ़्ट राइट आपकी मैनेजमेंट के लोग हैं उनका काम है सोचना। हम यहाँ पे सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन असल यही है कि आपके पास वो एबिलिटी नहीं है कि आप 200-340 रन को डिफेंड कर सकें और 200-320 रन को चेज़ कर सकें। ये लम्हा फिक्रिया है कि कल देखें जिस तरह हम किसी भी ग्रेट प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे विलियमसन ने दोनों इनिंग्स में इतनी बुरी पिचों में ऐसी खूबसूरत इनिंग खेली, तो हम भी इस तरह की परफॉर्मेंस अपने ग्रेट्स जैसे बाबर है या फ़खर है या मीन्स के रिजवान है इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आप जब अपनी कम्बिनेशन में ताहिर, तैयब ताहिर या गुलाम ऐसे अपने कम्बिनेशन में देखते हैं तो अपोजिशन तो आप पे बहुत अटैक कर देती है, क्योंकि अपोजिशन अटैक करती है, मगर वही इस अटैक को बचाने के लिए सीनियर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने उन नए जो न्यू कमर्स हैं उनको